अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। वो वक्त ही कुछ और था जब इस देश के हर कोने में आजादी का सूरज उगने के लिए बेताब था। लोग यही थे, जज्बा अलग था, रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक थी। उस युग में जन्म लेने वाला हर बच्चा क्रांति की हवा में सांस ले रहा था और हर मां अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रही थी। कोई नरम दल में था तो कोई गरम दल में, सब क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे ही वक्त में मध्य प्रदेश की माटी ने जन्म दिया एक ऐसे सपूत को जो आगे चलकर आजाद कहलाया, चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष राणा और उपस्थित हूं लेकर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी सिर्फ 92.7 मेगा एफएम पर धरोहर में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी भारत मां के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था मध्य प्रदेश के भावरा गांव में, जो वर्तमान में अलीराजपुर जिला के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, वह मां का नाम जगदानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य इलाके में हुआ था। वो भील आदिवासी बालकों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। भील बालकों के साथ रहते रहते उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था। ले चंद्रू, 2 बाण तेरे और 2 बाण घेरू के। अब ध्यान से सुनो, वो उस आम के पेड़ पर जो आम दिख रहा है, जिस पर मैंने लाल कपड़े की चिंदी बांध रखी है, जी बाप जी। अब तुम्हें करना यह है कि तुम दोनों के पास जो 2-2 बाण हैं, उनमें से एक बाण से तुम्हें उसे डगाल से नीचे गिराना है और उसके धरती पर गिरने से पहले ही दूसरे बाण से चीरना है। समझ गए। चल घेरू, पहले तू बाण चला, फिर चंद्रू की बारी। शाबाश, दोनों ही सफल हुए। चलो, अब कल मैं तुम्हें चलती फिरती घूमती हुई वस्तुओं पर निशाना लगाना। और इस तरह छुटपन में ही आजाद ने निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें काफी व्यथित कर दिया। कुछ कर गुजरने की चाह में वे अपने माता पिता को छोड़कर बनारस जा पहुंचे, जहां उनके फूफा पंडित शिव विनायक मिश्र रहते थे। तो बरखुरदार, आपको क्रांतिकारी बनना है, देश के लिए कुछ करना है। लेकिन इतना समझ लो, क्रांतिकारी बनने के लिए सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि होश और पढ़ाई भी जरूरी है। जी पापा जी। हाँ, भोले शंकर। चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती होकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। विदेशी माल ना बेचा जाए, इसके लिए लोग दुकानों के सामने लेटकर धरना देते थे। आजाद भी इस आंदोलन में कूद पड़े। साल था 1921। मेरी मिट्टी की धरोहर है। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो चंद्रशेखर आजाद ने उसमें सक्रिय योगदान दिया। उनको महसूस हुआ कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का वक्त आ चुका है। चंद्रशेखर आजाद एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट की अदालत में पेश किया गया। मिस्टर खरेघाट बहुत कड़ी सजाएं देने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने बालक चंद्रशेखर से जानकारियां लेना शुरू की। मजिस्ट्रेट ने सबसे पहला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वाधीन। घर कहां है तुम्हारा? जेल खाना। मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट चंद्रशेखर के इन उत्तरों से चिढ़ गए और उन्होंने
14 साल के छोटे से बच्चे चंद्रशेखर को 15 बैंतों की सजा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की उम्र केवल 14 वर्ष थी। जल्लाद ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बालक चंद्रशेखर की निर्वस्त्र देह पर बैंतों से प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रत्येक बैंत के साथ कुछ खाल उधड़कर बाहर आ जाती, पर हर बैंत के साथ भारत माता की जय बोलते जाता। जब बैंत पूरे लगाए जा चुके तो जेल के नियम अनुसार जेलर ने उनकी हथेली पर 3 पैसे रख दिए। बालक चंद्रशेखर ने वे पैसे जेलर के मुंह पर दे मारे। You bloody dog! और भागकर जेल से बाहर हो गए। इस पहली अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप बालक चंद्रशेखर का बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में नागरिक अभिनंदन किया गया। अब वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। वह बालक चंद्रशेखर आजाद हो गया। चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद करने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वो मनमंथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वो दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे वे आजाद भारत के क्रांतिकारियों के बीच एक सुप्रसिद्ध हस्ती बन गए। उनका जोश, साहस, तीक्ष्ण बुद्धि और भेष बदलने की काबिलियत ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ ही समय बाद वे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया। एक ऐसी घटना जिसने आजाद को भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में अमर कर दिया। मेरी मिट्टी की धरोहर है। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत थी। इसके मद्देनजर शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की बैठक हुई। बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। आजाद, आप लाहिरी के जंजीर खींचने के तुरंत बाद बिना देर किए कोच में धावा बोलेंगे। अशफाक मियां आजाद को कवर करेंगे। जैसे ही खजाने पर कब्जा हो जाए, आजाद 2 हवाई फायर करेंगे। तब अशफाक मियां, आप आजाद की मदद के लिए कोच के अंदर जाएंगे और बाकी के साथी चेन बनाकर सारा खजाना गाड़ियों में भरेंगे। ठीक है, इशारा मिलते ही हम टूट पड़ेंगे। और एक बात, अगर हमारा कोई साथी पकड़ा जाता है तो बाकी साथी खजाना लेकर तुरंत निकल जाएंगे। फिर वो चाहे मैं हूं, बिस्मिल हूं या अशफाक मियां, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य उस वक्त खजाना होना चाहिए। उसी से हमारी आगे की सारी गतिविधियां निर्भर करती हैं। आजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चलिए तैयारियां शुरू करें, दिन बहुत कम रह गए हैं। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की! योजना अनुसार दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ पार्टी के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने व मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिनमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड या फांसी की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी या आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। लेकिन आजाद भाग निकले और नए लोगों के साथ मिलकर एक नए क्रांतिकारी दल की स्थापना करने में जुट गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई शहीद ए आजम भगत सिंह से। मेरी मिट्टी की धरोहर है।
1928 में भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु ने क्रांतिकारियों पर गहरा असर डाला। इन गोरे कुत्तों की बर्बरता अब सहन नहीं होती। जी में आता है कि इनको जिंदा जला डालूं। हमारा ही खाते हैं और हम ही पे गुर्राते हैं। ओ नहीं आजाद भापा जी, ये कुत्ते नहीं हैं। कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं। ये तो सपोले हैं, जिसका खाते हैं उसी को डसने से नहीं चूकते। तुम ठीक कह रहे हो भगत सिंह। अब इन सपोलों के फन कुचलने का समय शुरू हो चुका है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एएसपी सैंडर्स कोतवाली के लिए रोज एक ही रास्ते से जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। इसलिए मैंने और राजगुरु ने उसके आने जाने के वक्त पर नजर रखी है। बस कल का सफर उसका आखिरी सफर होगा। भगत, ऐसी योजना बनाएंगे कि उन्हें पानी भी नसीब ना हो। उसके साथ ज्यादा सिपाही नहीं होते, बमुश्किल 1 या 2। बहुत अच्छे। दिमाग में एक योजना है। मैं और राजगुरु कोतवाली के सामने किसी भी बहाने से उसका इंतजार करेंगे। कोतवाली के मोड़ पर जय गोपाल अपनी साइकिल खराब होने का बहाना करके वहीं उसका इंतजार करेगा और जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचेगा, जय गोपाल साइकिल लेकर चलने लग जाएगा। ये हमारे लिए एक संकेत होगा। जैसे ही वो कोतवाली के सामने पहुंचेगा, राजगुरु या मेरे जिसके भी निशाने पर वो होगा, वो अपनी बंदूक का सारा गर्म लोहा उसके शरीर को ठंडा करने के लिए उतार देगा। नहीं भगत, तुम दोनों नहीं, ये काम मैं अकेला करूंगा। तुम और तुम्हारी सोच इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें ऐसे खर्च नहीं कर सकता। भापा जी, अव्वल तो ये तुसी ऐसा क्यों सोचते हो कि असी उनकी गोली का निशाना बन जाएंगे? बड़े वीर जी, साडी इच्छा के बिना गोली और फांसी का फंदा साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी पूरी गल तालियो, आप न मुझे और राजगुरु को कवर दोगे। सानू कुछ हो गया या निशाना चूक भी गया तो सारा काम ता तुहानू ही करना है जी। तू और तेरी बातें, कौन जीत सकता है तुझसे? लेकिन सैंडर्स बचना नहीं चाहिए, नहीं तो लाला जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। इधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए थे जैसे वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए और यहां चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और दाग दी और उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भागे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया कि आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा, लेकिन सिपाही ने आजाद की बात नहीं मानी तो आजाद ने उसे गोली मार दी और इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की शहादत को श्रद्धांजलि दी। सैंडर्स की मौत से अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। पूरा जोर लगाने के बाद भी एक भी क्रांतिकारी पकड़ा ना जा सका और इधर ये क्रांतिकारी भी चुप नहीं बैठे थे। वे एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे जो पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। मेरी मिट्टी की धरोहर है। बदलती परिस्थितियों को भांपते हुए भगत और आजाद ने अपने बाकी साथियों को एकत्र किया और आगरा के पास एक अधिवेशन बुलाया। यह एक गुप्त अधिवेशन था। इस गुप्त अधिवेशन में आजाद और भगत सिंह के अलावा सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर नाथ दत्त, शिव वर्मा, यशपाल तथा अन्य क्रांतिकारियों ने भाग लिया। साथियों, इंकलाब! इंकलाब! जैसा कि हमने तय किया था
कि जल्द ही हमें एक और योजना को अंजाम देना है जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल जाए और वो इस मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए। इसलिए हमारे साथी भगत ने एक योजना बनाई है जिसे भगत स्वयं ही बताएंगे। साथियों, मेरी योजना बहुत छोटी और असरकारक है और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ 2 बंदों की जरूरत होगी। सिर्फ 2? मतलब जो मैं कह रहा हूं वही है, यानी सिर्फ 2 बंदे। इन अंग्रेजों के कान बहरे हैं। हमने एसपी सैंडर्स को मारा, इनको सुनाई नहीं दिया। आजाद भाई और बिस्मिल जी ने खजाना लूटा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे इन बहरों को हमारी आवाज सुनाई दे। लेकिन वो ऐसा कुछ होगा क्या? धमाका, बम का धमाका, वो भी असेंबली में। लेकिन इसमें तो बहुत सी जाने जाएंगी। भगत भाई, हम क्रांतिकारी हैं, आतंकवादी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, हम क्रांतिकारी हैं। आतंकवादी तो ये अंग्रेज हैं, और जब तक इन्हें इनकी जुबान में नहीं समझाया जाएगा तब तक इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए ये धमाका जरूरी है। डर भरना होगा इनकी आंखों में, डर। लेकिन वर्मा जी, कोई बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। हम असेंबली में बम फेंकेंगे जरूर, धमाका भी होगा, लेकिन कोई बेगुनाह नहीं मारा जाएगा, क्योंकि हम बम खाली जगह पे फेंकेंगे। हमारा मकसद सिर्फ बहरी और बर्बर अंग्रेज सरकार को अपनी आवाज सुनाना है। उन्हें यह भी जताना है कि हम कमजोर नहीं हैं और ना ही आतंकवादी हैं। उन्हें यह मुल्क छोड़कर जाना होगा और बम फोड़ने के बाद वो 2 लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे यह साबित होगा कि हम क्रांतिकारी हैं। और अदालत में जब उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा तब हम अपनी बात पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया और अंग्रेज हुकूमत तक पहुंचा देंगे। हम वहां पर अपने पर्चे फेंकेंगे। योजना और मकसद दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे अंजाम देने वाले 2 लोग कौन होंगे? दत्त बाबू और मैं। बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फोड़ना ही होगा। इस मशहूर जुमले के साथ साथ आजादी के इतिहास की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना का आगाज हुआ, जिसको आगे चलकर असेंबली बम कांड के नाम से जाना गया। चंद्रशेखर आजाद ने भाप लिया था कि जैसे ही भगत और दत्त अपनी गिरफ्तारी देंगे, वैसे ही अंग्रेजी हुकूमत इस घटना से जुड़े सभी क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धोके पड़ जाएगी। तभी उन्होंने अपने साथियों से कहा, वाह, योजना तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इसे अंजाम भगत नहीं बल्कि मैं और दत्त बाबू देंगे। आजाद भाई ठीक कह रहे हैं, बल्कि आजाद भाई और मैं इसे अंजाम दे सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं आप। देखो भगत, इस देश को तुम्हारी और तुम्हारी सोच की आवश्यकता है। मेरा क्या है? मेरे पास सिर्फ ताकत है, हौसला है, जुनून है, जो हमारे देश के हर क्रांतिकारी साथी में कूट कूट कर भरा है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे जैसे विचार सबके पास नहीं है। तुमने दुनिया में हुई क्रांतियों को समझा है। तुम बेहतरीन योजनाएं बना सकते हो भगत, इसलिए मेरी बात को मानो। ये काम मैं करूंगा, फिर तुम चाहे इसे मेरी विनती समझो या फिर आदेश। बिल्कुल अप्रासंगिक, अव्यवहारिक आदेश दे रहे हैं आप। नहीं भगत, मैं तुम्हें यूं ही खर्च नहीं कर सकता। आप भावनाओं में बहकर ये निर्णय ले रहे हैं। चलिए, मेरी एक बात का जवाब यदि आप दे देंगे तो आपका हर आदेश मानने को तैयार हूं कि जब अदालत में सवाल जवाब होंगे तब आप किन तर्कों के आधार पर जवाब देंगे। अभी अभी आपने ही कहा ना कि मुझे क्रांति की समझ है, मैंने पढ़ा है, क्रांति को लेकर मेरा एक दर्शन है। बताइए क्या तर्क देंगे और उन तर्कों को कैसे सही साबित करेंगे आप? बताइए भला। मुझे पता था मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। इसका जवाब है मेरे पास, और वो जवाब है कि तुम मुझे सारे संभावित सवालों के जवाब लिखकर दोगे जिन्हें मैं वहां पढ़ूंगा। ये मजाक नहीं है। वहां पर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे मैं कैसे बता पाऊंगा, और कितना लिखकर दे पाऊंगा? वहां मुझे उनके सवालों के हिसाब से तर्क देने होंगे जो आपके लिए कतई संभव नहीं है। मैं उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दूंगा जो आपके लिए संभव नहीं होगा। और सबसे बड़ी और अहम बात, मेरा वहां पर बम फेंकना और पर्चे उड़ाना और फिर अंत में अपनी गिरफ्तारी देना, ये योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बिना ये योजना वैसे ही है जैसे बिना गोली की बंदूक। मेरी बात को व्यवहारिकता के धरातल पर सोचिए, भावनाओं में बहकर नहीं। महत्वपूर्ण मैं और मेरे विचार नहीं, बल्कि आजादी है।
और इस तरह से सोचकर आप लक्ष्य से भटक रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत और दत्त ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। उस समय वे दोनों खाकी कमीज और निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए और इसके तुरंत बाद भगत और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली में बम बिल्कुल वैसे ही फेंका गया था जैसे कि क्रांतिकारियों ने योजना बनाई थी और इसके तुरंत बाद भगत सिंह और दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस घटना ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजी हुकूमत डर गई थी और उन्होंने भगत सिंह और दत्त के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ पूरी पुलिस को छोड़ दिया था। केस कोर्ट में पहुंचा और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ट्रायल रोज अखबारों में छपने लगा। बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में धमाका करना ही होगा। योजना सफल हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ट्रायल रोज अखबारों में छपने लगी थी। पूरा देश क्रांति की खबरों से पट गया था। इसी ट्रायल के बीच आजाद ने ठान लिया कि वो जाकर पंडित नेहरू से मिलेंगे और भगत सिंह व दत्त की रिहाई की मांग करेंगे। मेरी मिट्टी की धरोहर है। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। तुम्हारी चिंता वाजिब है आजाद। हमें किसी न किसी तरह तीनों को आजाद कराना होगा। मैंने उन्हें जेल से भागने की योजना बताई थी, लेकिन भगत ने उसे सिरे से नकार दिया। फिर तो एक ही रास्ता है, अगर तुम मानो तो। भगत के लिए मैं कोई भी रास्ता इख्तियार करने को तैयार हूं विद्यार्थी जी। आप बताइए तो। तुम्हें पंडित जी से मिलना होगा। वो ही हस्तक्षेप कर उनकी सजा को फांसी की बजाय उम्र कैद में तब्दील करा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। विद्यार्थी जी, उसूल तो इस बात की इजाजत नहीं देते, लेकिन अब तो करो या मरो। वैसे भी इस देश को भगत सिंह की जरूरत है। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1927 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। इस घटना की याद दिलाकर विद्यार्थी जी ने आजाद को नेहरू जी से मिलने को कहा। विद्यार्थी से परामर्श कर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद आए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए दबाव डालें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर सोचने के लिए आजाद से वक्त मांगा। आजाद पंडित जी के घर से निकल आए और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क की ओर चल दिए। अल्फ्रेड पार्क में वे अपने मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे कि तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर वहां आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस फोर्स भी आ गई। दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। आजाद इस गोलाबारी के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास गोलियां निश्चित संख्या में थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की फौज अनगिनत। आजाद ने मन ही मन फैसला किया कि मैं अपनी एक भी गोली को बर्बाद नहीं होने दूंगा और वे चुन चुन कर फिरंगियों पर निशाना साधने लगे। उनकी पिस्तौल से निकली हर गोली अंग्रेजी सिपाही के लिए मौत का पैगाम हो रही थी। अब आजाद के पास मात्र एक गोली बची थी और उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी इस अंतिम गोली को भी बेकार नहीं जाने देंगे और अपनी पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर रखकर जोर से भारत मां की जय का सिंहनाद किया और ललकार कर कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। कहकर उन्होंने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया और चंद्रशेखर अब सदैव के लिए आजाद हो गया था। आजाद की दहशत का आलम यह था कि सुपरिंटेंडेंट नॉट पावर उनकी मृत्यु के आधा घंटे बाद भी
आजाद की मृतदेह के पास भटकने का साहस नहीं कर पा रहा था। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी कि सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा, जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे। लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांधी गईं। लोग इस स्थान की माटी को कपड़ों में, शीशियों में भरकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर ने जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया था। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शचीन्द्रनाथ सन्याल की पत्नी प्रतिभा सन्याल ने संबोधित करते हुए कहा, जैसे बंगाल में खुदीराम बोस के बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद का भी सम्मान होगा। आजाद को भी वही सम्मान मिलेगा। और इस तरह चंद्रशेखर आजाद इस देश के क्रांतिकारियों के इतिहास में एक ध्रुव तारा बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी कहानी भारत मां के सपूत चंद्रशेखर आजाद की। ऐसे ही अनगिनत वीरों, सपूतों और महान व्यक्तित्वों की कहानियों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। ऐसी ही एक और कहानी लेकर आऊंगा अगले हफ्ते। इसी वादे के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे इजाजत लेता हूं। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मिट्टी